नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ आपका करेक्टर जी पर। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 23 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में मैंने कल या परसों की क्लास में बताया था, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। मैंने भारत की रैंक उसमें 125 बताई थी, लेकिन फिर कल जब मैंने दोबारा चेक की तो वो 126 रैंक है। तो करेक्शन है, 126 रैंक है वो। पता नहीं गलती कैसे हो गई थी, क्योंकि जब मैंने शुरू में एक दो वेबसाइट्स में चेक किया था तो 125 रैंक दिखाया था, लेकिन फिर कल जब दोबारा चेक किया तो 126 है, तो 126 रैंक है। तो सॉरी, गलती हो गई थी मुझसे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंक कितनी है भारत की? 126। पिछली बार थी 136, इस बार 10 कम होकर 126 हो गई है, तो इसलिए याद करने में आसानी होगी। तो इस बार भारत की रैंक है 126। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए, कल मतलब कि 22 मार्च को पद्म अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं, पद्म पुरस्कार। तो उसी से रिलेटेड हम आज अपना पहला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति के द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव या उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? कुल पद्म पुरस्कार कुल 106 पुरस्कार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 6 पुरस्कार थे पद्म विभूषण, 9 थे पद्म भूषण और पद्मश्री थे 91। 6 हो गए पद्म विभूषण, 9 हो गए पद्म भूषण और 91 हो गए पद्मश्री। सबको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। तो कुल पद्म पुरस्कार 106, उसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। पद्म विभूषण ये किन 6 लोगों को मिला है? तो वो कौन कौन है, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जो कुछ खास तो नहीं है बट फिर भी याद रखने के लिए ठीक है। यहाँ नीचे लिखा है, श्री कृष्ण जो महान है उनके बाल मुलायम और हसीन हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण तो महान है ही, और वो खुद इतने सुंदर हैं तो उनके बाल भी मुलायम और हसीन तो होंगी। तो देखिए, श्री कृष्ण जो महान हैं उनके बाल मुलायम और हसीन हैं। तो श्री 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 से सबसे पहले क्या निकल जाएगा? श्रीनिवास वर्धन, ये हो जाएगा एक। अब उसके बाद कृष्ण, कृष्ण से SM कृष्णा, ये हो गया। उसके बाद महान, महान से महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस, महान से महालनोबिस, ठीक है। उसके बाद बाल, बाल से बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। मुलायम, मुलायम सिंह यादव। हसीन से हुसैन याद कर लेते हैं, जाकिर हुसैन। तो श्री कृष्ण जो महान हैं उनके बाल मुलायम और हसीन हैं, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इन हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है। तो जाकिर हुसैन ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इन्हें पहले से पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है, अब इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो सभी पद्म पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। बात करें अगर SM कृष्णा की, तो ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर मतलब राज्यपाल भी रह चुके हैं। बात करें अगर श्रीनिवास वर्धन की, तो ये भारतीय अमेरिकी हैं। ये एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, मतलब गणितज्ञ हैं, और इन्हें अमेरिका से FRS प्राप्त है। FRS मतलब क्या होता है? फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। मतलब ये अमेरिका के द्वारा दिया गया एक उपाधि होता है। ये किनको दिया जाता है? जो एक बहुत ही कुछ महान काम करते हैं, तो उन्हें ये FRS उपाधि दिया जाता है अमेरिका के द्वारा या फिर अमेरिका की एक मानद यूनिवर्सिटी के द्वारा, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी। जैसे कि एक और पर्सन जो मुझे ध्यान है वो हैं श्रीनिवासन रामानुजन, जो
एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे, वो भी FRS प्राप्त करता थे अमेरिका से। तो यहाँ पे श्रीनिवास वरदान ये गणितज्ञ हैं, इनको FRS प्राप्त है, ये FRS प्राप्त करता है और इन्हें पहले और क्या अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, अब इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, और ये गणितज्ञ हैं तो इनकी एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी या फिर संभाव्यता थ्योरी उसे कहेंगे, गणित में प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हो गया। अब ये जो 3 थे ये एक तरफ हो गए। अब ये 3 मैंने एक तरफ लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 जो हैं इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तो उसमें से पहले हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करें अगर बालकृष्ण दोषी की, तो बालकृष्ण दोषी एक बहुत ही महान आर्किटेक्ट रह चुके हैं, भारत के बहुत ही महान आर्किटेक्ट। इन्हें पद्म भूषण पहले मिला था, अब इन्हें पद्म विभूषण मिला है और इन्हें आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा प्राइज़ जो माना जाता है प्रित्जकर पुरस्कार वो भी इन्हें प्राप्त है, मिल चुका है। तो ये हो गए बालकृष्ण दोषी। अब बात करते हैं दिलीप महालनाबिस की। तो दिलीप महालनाबिस, अगर कभी हम लोगों को तबीयत ख़राब हो तो हम लोग पीते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो पीते हैं ORS का घोल पीते हैं, जो बचपन से टीवी पे ऐड भी देखते आए हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ORS के खोजकर्ता कौन थे? ये थे दिलीप महालनाबिस। ठीक है, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी बांग्लादेश को लेकर के, तो बांग्लादेश से कई सारे जो लोग थे वो पश्चिम बंगाल आए थे शरणार्थी के तौर पर। तो वहाँ पर शिविर में दिलीप महालनाबिस ने उन्हें बचाने के लिए इस घोल का इजाद किया था, ORS। इस घोल का इजाद किया था, ORS का इजाद इन्होंने वहाँ पे किया था। तो ORS खोज करता है दिलीप महालनाबिस और इन्हें अब पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। तो टोटल 6 लोग हो गए, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनाबिस। और ये नीचे ट्रिक लिखी हुई है, श्री कृष्ण जो महान हैं उनके बाल मुलायम और हसीन हैं। तो ये ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। पद्म विभूषण है इसीलिए हम लोग को 6 नाम याद रखने ज़रूरी हैं, 6 के 6 नाम याद रखने हम लोगों को ज़रूरी है पद्म विभूषण के लिए। अब जैसे आगे बढ़ें, अगर ये हैं जाकिर हुसैन तबला वादक, ये हैं बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट हैं जो, ये हैं मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं एक समय पे, ये हैं श्रीनिवास वर्धन FRS प्राप्तकर्ता गणितज्ञ, और ये हैं दिलीप महालनाबिस ORS की खोजकर्ता, और ये हैं SM कृष्णा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ठीक है, इनमें से मरणोपरांत किनको मिला है? तो वो हैं बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनाबिस। ये 3 हैं जिनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है किनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये टोटल 9 लोग को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे 9 लोग हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पद्म विभूषण ही है। तो अगर ये याद नहीं भी रखते हैं तो भी हम लोग चलेगा। इसमें से ये एक याद रख लेते हैं KM बिरला जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है सुधा मूर्ति, ये याद रख लेते हैं सुधा मूर्ति एक हो जाएंगी, और एक दीपक धर याद रख लेते हैं क्योंकि मेरा नाम भी दीपक है सॉरी, लेकिन ये याद रख सकते हैं ना। तो KM बिरला और सुधा मूर्ति ये तो ज़रूरी है, बाकी और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, तो इसको अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। और उसके बाद पद्मश्री, ये तो 91 प्राप्त हुए हैं, 91 लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट जो होता है हर बार वो सिर्फ होता है पद्म विभूषण, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे, 6 ठो बहुत है, बस वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक बार देख लेते हैं कि पद्म पुरस्कारों का स्टार्टिंग कब से हुआ था। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 से, 1954 से 1954 में पहली बार भारत रत्न और पद्म विभूषण दिया गया था। अब देखिए, जब पद्म विभूषण दिया गया, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न किन 3 लोगों को पहली बार दिया गया था? CV रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
इन तीनों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। और जब पद्म विभूषण दिया जा रहा था तो पद्म विभूषण वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 इन तीन में बांट के दिया गया था, 3 वर्गों में, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। 1954 की बात है। और उसके अगले साल 1955 में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 ये नाम हटा करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। ठीक है, तो तब से फिर ये नाम चला आ रहा है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनकी घोषणा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कर दी जाती है। तो हर साल ये घोषणा कब होती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, 26 जनवरी की पहले 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर। और फिर जैसे इस बार अभी ये कब दिया गया? मार्च में, लेकिन घोषणा हो गई थी 26 जनवरी को। और ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण दिया जाता है एक उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्मश्री दिया जाता है विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नाम पद्म अवार्ड्स कमेटी तय करती है कि किन लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। वो पद्म अवार्ड्स कमेटी एक होती है, एक पद्म अवार्ड्स प्रदान करने के लिए, मतलब वो नाम को सेलेक्ट करने के लिए पद्म अवार्ड्स समिति होती है एक, वो तय करती है। और इस कमेटी के सदस्यों का नाम और उस कमेटी में कौन कौन सदस्य बैठेंगे, देखिए, पद्म पुरस्कार के विजेताओं का नाम घोषित करेगी एक कमेटी या फिर एक समिति। और उस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे वो कौन डिसाइड करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री। तो इस कमेटी के सदस्यों का नाम हर साल प्रधानमंत्री तय करते हैं। कमेटी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, 4 से 6 अन्य सम्मानित लोग सदस्य होते हैं इसमें। इस पुरस्कार के लिए विजेता नस्ल, लिंग, हैसियत, व्यवसाय के आधार पर नहीं चुने जाते, बल्कि किसी भी गतिविधि या क्षेत्र में अद्भुत या विशिष्ट उपलब्धि या योगदान के आधार पर चुने जाते हैं। कुछ अगर बहुत अच्छा कर दिया गया तो उसके आधार पर चुन लिए जाते हैं। कुछ खास क्षेत्र हैं इसके लिए, जैसे कला, सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्यापार और उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, स्पोर्ट्स, अन्य से विजेता चुने जाते हैं। तो ये है यहाँ पे पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण और ये है पद्मश्री। तो ये हो गया हमारा पद्म अवार्ड्स। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लोगों को पद्म विभूषण ये 9 लोगों को मिला है, सॉरी ये 6 लोगों को मिला है, तो ये तो हमें याद रखना ही है। पद्म भूषण ये 9 लोगों को मिला है, अगर ये हम लोग 9 के 9 नहीं याद रखते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पद्मश्री ये 91 लोगों को मिला है, 91। तो ये हम लोग को याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, वकीलों को सुरक्षा देने वाला कानून को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब ऐसा कानून जो वकीलों को सुरक्षा देगा, संरक्षण देगा, उस कानून को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गुजरात। तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 राजस्थान सरकार द्वारा 16 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था विधानसभा में 16 मार्च 2023 को। अब ये पारित हो चुका है। यह बिल है किसके एक्चुअल में, ये बिल या फिर विधेयक अधिवक्ताओं मतलब अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे मारपीट, गंभीर शारीरिक नुकसान, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी की रोकने के उपायों, उनकी संपत्ति के नुकसान या क्षति के रूप में रूपरेखा तैयार करता है। अभी हुआ क्या था कुछ समय पहले, ये जनवरी के आसपास, एक राजस्थान में ही वकील थे, जुगराज नाम था उनका, उनको कुछ लोगों के द्वारा 3-4 लोगों के द्वारा मारपीट दिया गया था। तब से फिर ये ऐसा सोचा गया कि नहीं इस तरह का बिल लाना चाहिए, तो फिर ये बिल लाया गया है। और फिर राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक जो ये लाया गया है उसकी धारा 3 में कहा गया है कि एक वकील के खिलाफ हमला, गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी का कोई भी कार्य अपराध होगा, उसे अपराध माना जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बन गया, वो हम लोग को याद रखना है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। यहाँ की राजधानी है जयपुर, बहुत सुंदर शहर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की गई है। 19 नए जिलों की घोषणा की गई है।
तो कुल मिला के अब राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, घाना पक्षी विहार आदि यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, शिव नाडर, कुमार मंगलम बिड़ला। तो आंसर है रतन टाटा। ये हैं रतन टाटा। शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रतन टाटा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गहरे संबंधों के एक मजबूत और प्रभावशाली समर्थक रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि रतन टाटा भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, इनका बहुत योगदान रहा है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इन्हें नियुक्त किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, बॉम्बे जयश्री, अंबिका देवी, KL कालिदास। तो आंसर है बॉम्बे जयश्री। ये हैं बॉम्बे जयश्री। कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी पुरस्कारों के कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 इसके लिए चुना गया है। तो कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी पुरस्कारों के कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। बॉम्बे जयश्री 2021 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं। 2021 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। अब इन्हें किसके लिए चुना गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, जो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 भारतीय शास्त्र अब देखिए यहाँ पे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 संगीत के लिए किनको हो गया? बॉम्बे जयश्री। और वैसे ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शैलियों की प्रसिद्ध अत्यधिक सम्मानित कलाकार, शिक्षक और कोरियोग्राफर वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023। वहीं जो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी हैं, इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 अलग अलग है, ठीक है। संगीत वो गायिका हैं इसलिए उनको गीत के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, और ये डांसर हैं इसलिए इनको नृत्य के लिए तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न क्या है? अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, कर्ण सिंह, अनुराग बेहार, सलमान रुश्दी। तो आंसर है अनुराग बेहार। तो अनुराग बेहार की अभी एक किताब लॉन्च हुई है, अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इस किताब में कुल मिला के यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो यही है कि शिक्षा का महत्व कितना होता है एक व्यक्ति के जीवन में, वही इस किताब में वर्णन किया गया है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है जो लोगों और समाजों के विकास में योगदान देता है। यह व्यक्तियों को सूचना, कौशल और सिद्धांत प्रदान करता है जिनकी उन्हें फलने फूलने और अपने समुदायों में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए आवश्यकता होती है। अनुराग बेहार इस लेखन संकलन में हमें भारत के दूर दराज के गाँव की कक्षाओं में ले आते हैं। वह बताते हैं कि हमारा देश शिक्षा के मामले में कहाँ खड़ा है। ये सब चीज़ें इस किताब में लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं? ऑप्शंस हैं सरबजोत सिंह, वरुण तोमर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सरबजोत सिंह। भारत के सरबजोत सिंह ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर
एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए अभी ये जो विश्व कप है भारत के भोपाल में आयोजित हो रहा है। तो जो ISSF है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका वर्ल्ड कप चल रहा है भारत के, विश्व कप चल रहा है भारत के भोपाल में। देखिए जनवरी से ही इसका वर्ल्ड कप दुनिया के किसी न किसी देश में चल रहा है, फिर चाहे वो भारत में क्या चल रहा है, ISSF राइफल या पिस्टल विश्व कप, राइफल या पिस्टल वर्ल्ड कप। तो हो सकता है किसी दुनिया के किसी देश में किसी हिस्से में शॉर्ट गन विश्व कप चल रहा हो, ये भी चलता है ISSF का शॉर्ट गन वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो चला आ रहा है। तो अब भारत का भोपाल किस चीज़ की मेज़बानी कर रहा है, ISSF में वर्ल्ड कप की, राइफ़ल या पिस्टल वर्ल्ड कप की, ठीक है। बाकी शॉर्ट गन हो गया ये या और जो सब है वो और कहीं ना कहीं आयोजित हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है, इस तरीके से है। और भारत अब इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो यह भारत के भोपाल में आयोजित हो रहा है और यह नई दिल्ली के बाहर होने वाला अब तक का पहला आयोजन है। तो अधिकतर जो है वो नई दिल्ली में होता आया है, जो खेल के मेन कुछ टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं। और अब जो है ये दिल्ली के बाहर होने वाला पहला आयोजन है जो भारत की, मतलब जो भोपाल में हो रहा है। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, भारत के सरबजोत सिंह ने ISSF किस में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो पिस्टल स्पर्धा अलग है, राइफल स्पर्धा अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। चलिए देखते हैं ISSF के बारे में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका मुख्यालय है म्यूनिक स्विट्ज़रलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं लूसियानो रॉसी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री ने भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया। ऑप्शन हैं मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ईरान या कुवैत। तो आंसर है कुवैत। कुवैत में विदेशी राज्य मंत्री कौन है, मीनाक्षी लेखी। विदेशी राज्य मंत्री या फिर सांस्कृतिक राज्य मंत्री, ये हैं मीनाक्षी लेखी। इनके द्वारा भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। अब देखिए दिमाग में पहले आएगा कि भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन जो है तो भारत के ही किस राज्य में किया गया होगा, लेकिन ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन जो है वो कुवैत में किया गया है। कोविड के बाद ये पहली बार है जब यह आयोजन हो रहा है। कोविड के बाद से बंद हो गया था, अब पहली बार है 2021-22 के बाद अब 23 में जब यह आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कृति राज्य मंत्री भी यही हैं, मीनाक्षी लेखी, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। कुवैत जो है, कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी, देश के ही नाम पर है कुवैत सिटी। अगला प्रश्न क्या है, मिसेस इंडिया अवार्ड 2023 से किसे पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शंस हैं खुशी कौर, वंदना मल्होत्रा, ज्योति अरोड़ा, काजल कौशिक। तो आंसर है ज्योति अरोड़ा। ये हैं ज्योति अरोड़ा, इन्हें मिसेस इंडिया अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न, मतुआ मेला किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के द्वारा मतुआ मेला मनाया जाता है। तो ये एक तरीके से हमारा स्टैटिक जीके भी हो जाएगा। तो लास्ट के जो ये 2 क्वेश्चंस हैं, मिसेस इंडिया अवार्ड 2023 ज्योति अरोड़ा और मतुआ मेला पश्चिम बंगाल, ये दोनों 1 लाइनर है, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास का। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है, यह कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में हॉकी इंडिया ने महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया, सविता पूनिया। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 प्रदान किया, आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में आयोजित हुआ इंडियन व्हील्स मास्टर्स का महिला एकल का खिताब किसने जीता, आंसर है एलिना रबकीना। गुजरात सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गिर के बाद किसे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है, ये है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में स्थित है। हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर जम्मू कश्मीर। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता, रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर शेष भारत। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।